कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत, चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला, उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितनी दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं, हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है, ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है, इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, ऑल स्कैम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य के समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के क्रामन काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूला रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता।
यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की पराकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक अरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिपरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि अरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ के साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम में मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी का अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि मैं हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नजारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका
भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खास व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन। एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत, चुप रहने वाला डिप्टी शहरी जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोवन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोवन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लू विंडम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की कार साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, ऑल स्कैम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के क्रामन काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूला रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए
चेतावनी देता है। कुगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कुगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है, वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोवन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोवन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपनी कैदी को लेने जाता है। शेरिफ के साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम में 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया।
और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है। इससे पहले कि मैं हवाई अड्डे पर पहुंच पाता, रिंगरमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नराचारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन। एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शरीफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लू विंडम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, ऑल स्कैम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई जो जिमी रिंगमैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको
मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है। इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता, रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ के साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉप को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई जो जिमी रिंगमैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है।
जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नजारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शरीफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली चतुरता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, ऑल स्कैम ऑफ वॉल्टर रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कारीगर समय 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968।
स्टुअर्ट ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभवी डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार स्टुअर्ट ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है, वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ के साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज,
सिस्टा सारा द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। स्टोर ने एरिजोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार स्टाउड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिजोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नजारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिजोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है, वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिजोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग्य कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लू विंडम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है।
इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, ऑल स्कैम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। स्टोर ने एरिजोना के क्रामन काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार स्टाउड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिजोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूला रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है, जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिजोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है, वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिजोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपनी कैदी को लेने जाता है। शेरिफ के साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपाथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की।
हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी का क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेन ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम में 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। स्टोर ने एरिजोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार स्टाउड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिजोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नजारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिजोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है, वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिजोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव
उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फ़िल्म है डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फ़िल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य के समय 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। स्टोर ने एरिजोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार स्टाउड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिजोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पूसू कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिजोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है, वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिजोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा
और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं? ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं, हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है, ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शरीफ की कार साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव। उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉप को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेन ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कारीगर में मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिजोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिजोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पूसू कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नराचारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है, जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन। एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिजोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है, वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिजोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो स्टुअर्ट थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोवन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोवन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितनी दुकानें हैं, स्टुअर्ट पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। स्टुअर्ट कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है। स्टुअर्ट ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद स्टुअर्ट अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की कार साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने स्टुअर्ट की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। स्टुअर्ट ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार स्टुअर्ट ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पूसू कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है, जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिपरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है, वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है।
कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोवन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोवन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉप को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेन ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम में मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिजोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिजोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिजोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पूसू कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नराचारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन
एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक अरिज़ोना का एक मजबूत, चुप रहने वाला डिप्टी शरीफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिपर्यत करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि अरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला, उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोवन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोवन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं, हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है, ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शरीफ की कार साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है, इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली चतुरता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, ऑल स्कैम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य के समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पूसू कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता।
यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की पराकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत, चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ, जिसे एक हत्यारे को प्रतिपरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला, उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं, हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है, जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है, ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली चतुरता को बढ़ावा दिया और लीज कोब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेन ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम में मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नजारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका
भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कूगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन। एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक अरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शरीफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि अरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले, ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग्य कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोवन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोवन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शरीफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य के समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कूगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूला रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पूसू कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए
चेतावनी देता है। कुगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कुगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कुगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक अरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिपरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि अरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कुगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कुगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कुगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ के साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव। उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कुगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। कुगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया।
और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगरमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नराचारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी। कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शहर जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग्य कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शेरिफ की कार साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्य समय मात्र 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई जो जिमी रिंगमैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगन्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको
मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पूसो कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही अच्छी कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन। एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शरीफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिप्रेरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपने कैदी को लेने जाता है। शरीफ की साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर, फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेम ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टा सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कारीगर समय 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968। ईस्टवुड ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभव डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई जो जिमी रिंगमैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार ईस्टवुड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है।
जॉनी और जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटो काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रॉबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पुसु कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नाराज और उसे न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही ही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की पराकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही कोगन्स ब्लफ अमेरिका के सबसे पुराने वेश्यों में से एक पुनर्कथन एक बेदाग देहाती लड़के बड़े शहर में आता है, सभ्यता के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सीमांत मूल्यों का परीक्षण करता है। इस बार नायक एरिज़ोना का एक मजबूत चुप रहने वाला डिप्टी शेरिफ जिसे एक हत्यारे को प्रतिपरित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर भेजा जाता है। वह बड़े शहर के अपराधियों के साथ उलझ जाता है और उन कानूनी में उलझ जाता है जो कहते हैं कि एरिज़ोना का डिप्टी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं है। कोगन के रूम में क्लिंट ईस्टवुड ने बेहतरीन अभिनय किया है। इटालियन वेस्टर्न की अपनी श्रृंखला उन्होंने एक ऐसी परंपरा को फिर से शुरू किया जिसे हाल ही में अमेरिकी वेस्टर्न ने भुला दिया था। नायक को कम बोलने वाले ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हॉलीवुड के काउबॉय मृत्युदंड पर बहस कर रहे थे तो ईस्टवुड थूक रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और लोगों पर व्यंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, 5 मिनट के संवाद बोल रहे थे। कोगन्स ब्लफ में लगभग यही किरदार निभाते हैं। कोगन की शहर में पहली यात्रा और ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह किराया $2 आता है। इस शहर में ब्लूमिडेम्स नाम की कितने की दुकानें हैं, ईस्टवुड पूछते हैं। एक कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ठीक है। ईस्टवुड कहते हैं हम 2 बार गुजर रहे हैं, अभी भी $2.95 है जिससे सामान भी शामिल है। कैब ड्राइवर जोड़ देता है ठीक है ईस्टवुड, ये रहे 3, इसमें टिप भी शामिल है। एक बार सुरक्षित रूप से स्थापित होने के बाद ईस्टवुड अपनी कैदी को लेने जाता है। शेरिफ के साथ कानूनी झंझट में उलझ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से दोहरी चाल और एक मतलबी हत्यारे के साथ टकराव, उन भागीदारी में तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। और यही फिल्म है। डॉक्टर सीगल जिसे निर्देशन किया है। इस तरह की फिल्म पूरी तरह से में माहिर है। उन्होंने ईस्टवुड की संक्षिप्त त्रिशंद्र वाली शत्रुता को बढ़ावा दिया और लीज कॉब को खंडित मानवतावाद को निभाया और पार की सीढ़ियों पर फुटपथों पर मोटरसाइकिल का पीछा करके खूब मौज मस्ती की। हॉलीवुड इन हाई एक्ट पुलिस फिल्मों का निर्माण अपेक्षाकृत आसानी से करता था, लेकिन हाल में ही निजी जासूस और पुलिस से जुड़ी चीज़ों को अनिश्चित हाथों द्वारा बर्बाद कर दिया। और सीगल जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और यह उसमें क्या शामिल कर सकता है। इसी तरह की मूवी में वे बहुत ही पहले से आजमा चुके हैं, जो उन्हें किसी अन्य की प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उन्हें सब तरह की यह मूवी कलर क्राइम थ्रिलर है जिसका निर्माण डॉक्टर सीगल ने किया था। डर्टी हैरी, द बेगाइल्स, आल्सकेन ऑफ अल्ट्रोज, सिस्टर सारा, द म्यूल्स जैसी मूवियों में वे काम कर चुके हैं। मूवी का बजट था $1.5 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.1 की कमाई की थी। कार्यक्रम में 94 मिनट था। रिलीज की तारीख थी 2 अक्टूबर 1968।
स्टुअर्ट ने एरिज़ोना के ग्रामीण काउंटी के अनुभवी डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाई, जो जिमी रिंगबैन नामक एक भगोड़े को प्रत्यारोपित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है, जिसका किरदार स्टाउड ने निभाया और हत्या के वंचित है। फिल्म का नाम समय न्यूयॉर्क शहर की प्राकृतिक स्थल कोगल्स ब्लफ का संदर्भ देता है और ऊपरी मैनहट्टन द्वीप पर शामिल है, जो न्यूयॉर्क जायंट बेसबॉल खिलाड़ी का पात्र का एक अनुभव के रूप में काम भी करता है। यह उस समय की एक अच्छी खासी मूवी में से एक थी। वाल्टर कोडन काल्पनिक प्यूटक काउंटी एरिज़ोना एक शेरिफ के रूप में आपको मूवी पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी में जो अन्य लोग हैं उनके किरदार भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लग सकते हैं। क्रूगन प्रोबेशन अधिकारी जूलिया रेथ के साथ फ्लर्ट करता है और उसे लंच पर ले जाता है। वह जेल अस्पताल जाता है और रिंगमैन को धोखा देता है। परिचारिकों को धोखा देकर उसने सौंप दिया और एरिज़ोना के लिए विमान पकड़ने निकल पड़ता है, इससे पहले कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच पाता। रिंगमैन की प्रेमिका लेनी और उसका साथी पूसू कोगन पर घात लगाकर हमला करते हैं और रिंगमैन को भागने में मदद करते हैं। जासूस मैकलरॉय कोगन से नजारों से न्यूयॉर्क में पुलिस की भूमिका के लिए चेतावनी देता है। कोगन को रिंगमैन की मां से मिलने पर लेनी का नाम पता चलता है जब वह रात के खाने के लिए रोथ के अपार्टमेंट में होता है तो कोगन का पता चल जाता है। लेनी प्रोबेशन में ही काम कर रही है और रोथ की घर की फाइलों में उसका भी यही नामांकन मिल जाता है कि वो किस तरह की युवा लड़की है जो अपने किसी भी साथी को वहाँ पर ही छोड़ देती है, जहाँ उन्हें किसी भी अन्य की मुसीबत का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह उनके संदर्भ में बहुत ही खासी व्यवहार के लायक एक महिला है जो हमेशा ही आगे बढ़ती है, सभी के प्यार करती है और अपनी मौजूदगी की प्रकाष्ठा को सभी के सामने रख देती है। यहाँ से उसकी कहानी बहुत ही